हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगर आज के दौर में आप देखेंगे तो लगभग 100% लोगों का पोर्टफोलियो जो है लॉस में चल रहा होगा और हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने 2021 के एंड में या 2022 के बिगनिंग में अपने पोर्टफोलियो को सेल किया होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे। अगर हमारे व्यूअर्स में ऐसे कोई लोग हैं तो जरूर हमसे ये शेयर करें। और जिन लोगों का पोर्टफोलियो आज 30-35% लॉस में चल रहा है, वो मान के चलें कि उन्होंने एक बुरा पोर्टफोलियो बनाया है। आपका पोर्टफोलियो इसके बावजूद भी प्रॉफिट में आ सकता है, बशर्ते कि मार्केट में एक बड़ा अपमूव आ जाए आने वाले टाइम में। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका पोर्टफोलियो एफडीज के रिटर्न को शायद बीट नहीं कर पाएगा, और अगर कर लिया तो इसे आप एक मिरेकल मानिएगा। दोस्तों, मैंने अपने 20 साल के इन्वेस्टिंग करियर में बहुत से पोर्टफोलियोज को देखा है, एनालाइज किया। आप में से बहुत से लोग भी मुझे पोर्टफोलियो भेजते हैं और कभी कभी मैं उनका रिस्पॉन्स कर देता हूं और कभी कभी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती है। लेकिन मैंने इन सारे पोर्टफोलियो को जो भी देखा है इतने सालों में, उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन को नोटिस किया है, और वो ये है कि जब बुल रन का पीक होता है, जब बुल रन अपने लास्ट फेज पर होता है, उस वक्त ज़्यादातर रिटेलर्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो प्रॉफिट में होता है, और उसमें 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक का भी प्रॉफिट हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, और लगभग हर किसी के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को मिलता है। और ऐसा ही हमने देखा पिछले साल जो है मिड ईयर के आसपास। उस दौरान मैं जिनकी से भी बात करता था, कोई कहता था मेरे पोर्टफोलियो में 1 लाख है, कोई प्रॉफिट है, कोई कहता था 50,000 है, और लगभग हर किसी के पोर्टफोलियो पर प्रॉफिट नजर आता है। और यही एक साइन होता है कि बुल रन अब मैच्योर हो गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट में हर किसी के पास जो है, हर किसी को प्रॉफिट नहीं मिल सकता मार्केट में, एंड एवरीबडी कैनॉट मेक प्रॉफिट एट द सेम टाइम। तो जब भी हमें दिखता है कि हर कोई प्रॉफिट बना रहा है, हर कोई प्रॉफिट बना रहा है, तो ये एक साइन होता है कि अब बुल रन मैच्योर हो गया है और इसका एंड आ रहा है। अब ये जो दौर होता है, ये 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, जैसा कि हमने करंट बुल रन में देखा। लेकिन ये एक सिग्नल होता है कि आपका बुल रन अब मैच्योर हो चुका है। और हमने यही देखा कि जिनके पोर्टफोलियो पिछले साल 20%, 30% प्रॉफिट में थे, आज वो -20%, 30% में पहुंच गए हैं। और जैसे जैसे एफआईआईज जो है सेल कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है, क्योंकि जो एफआईआईज जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं, और वो प्रॉफिट को कौन दे रहा है? वो आप दे रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो दे रहा है। और जैसे जैसे एफआईआईज अपनी सेलिंग बढ़ाएंगे, आपका पोर्टफोलियो और ब्लीड होगा, क्योंकि मार्केट में जब कोई प्रॉफिट कमाता है तो किसी को लॉस बेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहां पर जो नोट करने वाली बात यह है कि ज्यादातर रिटेलर्स का जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में ही रहता है ज्यादातर टाइम, और अगर प्रॉफिट रहता भी है तो उसमें जो है काफी कम प्रॉफिट रहता है, एफडी से कम प्रॉफिट रहता है। और क्यों ऐसा होता है, क्यों उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं रहता है, और प्रॉफिट रहता है भी तो एफडी के रिटर्न से कम रहता है, उसकी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण यह है कि बाइंग एट हाई लेवल्स। दोस्तों, रिटेल की साइकोलॉजी क्या होती है? जब मार्केट गिरता रहता है तो उसे मार्केट में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे लगता है कि अरे यार मार्केट तो गिर रहा है, चलो एफडी में पैसा लगाते हैं। और जब मार्केट न्यू हाइज को चढ़ता है तब उसका अटेंशन मार्केट की तरफ जाता है कि अरे यार मार्केट तो इतना चढ़ गया, अगर मैं 1 साल में लगाता तो भी मुझे इतना प्रॉफिट आ जाता। और इसी लालच या फोमो में वो अपना जो है पैसे को मार्केट्स में राउट करते हैं। रिटेल के लोगों को एक घुट्टी पिला दी जाती है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, और इसलिए बाय एट ऑल लेवल्स, बाय एट ऑल द टाइम। तो अक्सर ऐसा क्यों बोला जाता है? ताकि आप खरीदें और आपके खरीदने से किसी को उसका फायदा मिले।
यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता तो इतने बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईआईज हैं, वो फिर एनालिस्ट लोगों को क्यों हायर करते हैं? वो क्या काम करते हैं? क्या वो आम का अचार बनाते हैं वहां पे? ठीक है, मैंने माना कि आप हमेशा जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है और इसमें जो है आप काफ़ी चीज़ों को स्टडी करके काफ़ी हद तक भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये बात सही है कि वो हमेशा सही नहीं होता है। तो ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं है कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। और चलिए मैं एक बार मान भी लेता हूं कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कम से कम आप ये तो पता कर सकते हैं कि मार्केट इस वक्त हाईली ओवरवैल्यूड है कि अंडरवैल्यूड है। आप अगर देखिए, सिंपल जो है पीई रेशियो को ही देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है हिस्टोरिकल हाई लेवल पर चल रहा है या लो लेवल पर चल रहा है या रीजनेबली वेल वैल्यूड टेरिटरी में चल रहा है। तो ज़्यादातर रिटेलर्स का और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो मार्केट जब बहुत ही हाई लेवल पर चलता है उस वक्त ही इन्वेस्ट करते हैं। और पिछले बुल रन में भी, जो करंट बुल रन अभी जो इसे अगर हम बुल रन कह सकते हैं, ये जो चल रहा है, इसमें भी आप वही देखिए कि पीई रेशियो जो है निफ्टी सेंसेक्स का जो है मल्टी ईयर हाई लेवल पर पहुंच गया, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं कि मार्केट बहुत हाई लेवल पर है। उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं, पीई कुछ नहीं होता है, और इस लेवल पर भी वो खरीदने को तैयार थे और उन्होंने खरीदा, और जिसका नुकसान उन्हें अभी देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप जब पीक पर खरीदते हैं, बुल रन के पीक पर जब आप स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो कैसे वो जो है पहले तो आपको लॉस देता है और फिर कई सालों में उसकी रिकवरी अगर होती भी है तो आपको वो लगभग एफडी या उसके आसपास का रिटर्न ही देता है। तो आइए पहले मैं आपको एक रिलायंस का एग्जांपल देता हूं। रिलायंस को मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये इंडिया की जो है नंबर 1 कंपनी है और इसके जो है ये स्टॉक रिटेलर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो मान लीजिए आपने इसे अगर पिछले बुल रन जो 2008 में जो क्रैश हुआ था उसके पीक के आसपास, लेट्स से 2007 सितंबर के आसपास अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो क्या होता। और मैंने इस पीरियड को क्यों चुना, क्योंकि ये वही दौर था जिस वक्त रिटेलर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जैसे कि हमने पिछले साल हमारे मार्केट्स में देखा। तो आप देखिए, अगर आप सितंबर 2007 में रिलायंस खरीदते तो उस वक्त का जो एडजस्टेड प्राइस क्या था उस वक्त, 570 रुपीज़। दोस्तों एडजस्टेड प्राइस यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक्स में स्प्लिट बोनस वगैरह होते रहते हैं, तो उसके प्राइस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाता है। तो अगर उस वक्त का एडजस्टेड प्राइस था 570 रुपीज़, अगर उस वक्त आप खरीदते तो क्या होता। तो पहले तो 2008 में क्रैश होता, क्रैश होते ही वो स्टॉक जो है आपको पहले तो लॉस में देता और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स क्रैश के बाद रिकवरी होती है और प्राइजेस बढ़ते हैं। तो आप देखिए, अगर आप जैसे कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि सितंबर 10 यानी कि 3 साल अगर आप उस स्टॉक को होल्ड करते तो भी आप उसमें लॉस में रहते, करीब 5% का एनुअलाइज रिटर्न लॉस और 14% का जो एब्सोल्यूट लॉस उसमें आपको देखने को मिलता। अगर आप उसे सितंबर 18 तक होल्ड करते यानी कि 11 साल, तो क्या होता। आप देखिए, आपका प्राइस 1246 होता और आपका एनुअलाइज रिटर्न बनता 7.37% और एब्सोल्यूट रिटर्न जो बनता 118%। वहीं अगर आप इसे सितंबर 21 यानी कि पिछले साल तक, सितंबर तक अगर आप होल्ड करते तो क्या होता। तो उस वक्त रिलायंस का प्राइस होता है 2521 और ये आपको 11.2% का एनुअलाइज रिटर्न देता और एब्सोल्यूट रिटर्न 3 टाइम्स यानी कि 348% के आसपास ये आपको एब्सोल्यूट रिटर्न देता। तो 14 साल आपने स्टॉक को अगर आप होल्ड करते तो आपका 11% का रिटर्न आपको मिलता इंडिया की नंबर 1 कंपनी में। चलिए, ये देखकर भी आप खुश हो जाएंगे कि चलो मैंने एफडी के रिटर्न को जो है बीट कर दिया। अब देखिए आगे की कहानी क्या होती है। अब अगर जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, मार्केट इस वक्त गिरने के स्टेज पर है, गिर भी रहा है, और अगर यहां से हम ये मान के चलते हैं कि रिलायंस का प्राइस वापस से 2000 के आसपास पहुंच जाता है, जो कि हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है,
तो आपका जो एनुअलाइज रिटर्न क्या बनकर आएगा 8.16%, जो कि एफडी के रिटर्न के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब देखिए, आपने स्टॉक को इतने हाई लेवल पर खरीदा और आपने इतना रिस्क लिया अपने कैपिटल का, क्योंकि अगर मार्केट में बड़ी गिरावट होती या किसी कंपनी में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती, जैसे बिग बाजार और फ्यूचर रिटेल में हुआ, तो आपके स्टॉक का क्या होता। तो आपने इतना रिस्क लिया और आप एफडी के रिटर्न से शायद 2-3% ज्यादा ही रिटर्न कमा पाए बेस्ट केस सिनेरियो में। अब आप सोचिए, अगर मार्केट में बड़ी गिरावट होती है और अगले साल रिलायंस गिर के 1500-1400 पे आ जाता है, तो आप तो एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाएंगे। आइए अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं टाटा मोटर्स का। इस स्टॉक को भी हमने इसलिए पिक किया क्योंकि रिटेलर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लगभग सभी रिटेलर्स में ये जो है काफ़ी ज़्यादा उनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। बाय द वे दोस्तों, इस स्टॉक को हमने जो है 2021 के अपने पोर्टफोलियो में इसको पिक किया था और मुझे एग्जैक्टली वो प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन हमने इसे 110-120 रुपए के आसपास जो है आपको ये स्टॉक को सजेस्ट किया था। तो आइए देखते हैं, अगर इस स्टॉक को आपने 2007 में बुल रन के से पहले अगर उसमें पोजीशन बनाई होती तो इस आपके साथ क्या होता। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सितंबर 2007 में जो है इसका एडजस्टेड प्राइस था 148 और 3 साल में यानी कि सितंबर 2010 तक इसका प्राइस पहुंच गया 217 और इसने अच्छा रिटर्न दिया करीब 13.61% और एब्सोल्यूट रिटर्न था 46.62%। इसके बाद 2018 सितंबर तक जो है प्राइस 233 तक पहुंच गया और देखिए, ये प्रॉफिट में आपका स्टॉक चल रहा था, लेकिन इसकी एनुअलाइज रिटर्न गिर के 4.21% पहुंच गई और एब्सोल्यूट रिटर्न 57% का रह गया। तो आपका रिटर्न अब एफडी से कम हो गया। अब सितंबर 21 में जो है 333 इसका प्राइस पहुंच गया और आप देखिए आपका एनुअलाइज रिटर्न क्या रहा, तो 5.96, जो कि एफडी से वंस अगेन कम रहा और एब्सोल्यूट रिटर्न आप कहेंगे कि चलो मैंने अपने स्टॉक को डबल कर लिया, लेकिन आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है एफडी से के आसपास ही रहा। और अगर सितंबर 23 में ये करंट लेवल के आसपास रहता है 400 के लेवल के आसपास, तो आपका रिटर्न देखिए 6% के आसपास ही रह जाएगा और आज के दौर में एफडी जो है शायद इससे ज़्यादा रिटर्न आपको दे दे। तो देखिए, मैंने आपको 2 पॉपुलर स्टॉक्स आपको दिखाया और उसके थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जब आप बहुत हाई वैल्यूएशन पर खरीदते हैं स्टॉक को, तो उसका क्या परिणाम होता है और चांसेस रहते हैं कि वो आपको लॉस दे आने वाले 2-3 सालों में, लेकिन अगर आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट तो कर देगा, लेकिन उसका रिटर्न जो है शायद एफडी के आसपास ही रहेगा, उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब आप देखें कि पीई मल्टीपल्स जो है हिस्टोरिकल एवरेजेस के हाई लेवल के आसपास चल रहे हैं और मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो उस वक्त जो है आपको अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्ट ना करें। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पीरियोडिक प्रॉफिट्स को बुक करते रहें। और दोस्तों देखिए, यही एफआईआई, ज़्यादातर एफआईआईज ने भी यही काम किया। ज़्यादातर एफआईआईज को अगर आप देखें तो उन्होंने 2021 या 2020 के एंड की तरफ एंट्री ली और अब वो एग्जिट करके जा रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट जो है, ज़्यादातर एफआईआईज जो नए एफआईआईज थे उन्होंने लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पर चल रहा था और उन्होंने उन लेवल पर पोजीशन बनाई और क्विकली वो अपना प्रॉफिट लेकर चले गए। ऑफ कोर्स कुछ एफआईआईज ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने शुरू में पोजीशन बनाई और आज भी उन्होंने पोजीशन रखी हुई है, लेकिन जो है काफ़ी एफआईआईज ऐसे भी हैं जिन्होंने बुल मार्केट के लास्ट लेग में एंट्री लेकर अपने प्रॉफिट्स को बुक किया और वो निकल रहे हैं। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है, जब आप अपने स्टॉक को 5 साल 7 साल 10 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आप उसे तब खरीदें जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा लो लेवल पर हैं, वैल्यूएशंस लो लेवल पर हैं, तभी आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें। अदरवाइज जो है आप पोजीशन बनाएं और पीरियोडिक प्रॉफिट्स बुक करके निकलते रहें। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब आप बहुत हाई लेवल पर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं। आप 5 to 10% इन्वेस्ट करिए और बाकी के पैसे को एफडी में रखिए और जैसे जैसे स्टॉक्स में गिरावट होती है तो आप
जो है उसमें और पैसा लगाते रहें, और अगर उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट्स को बुक करते रहें। थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट अपने कैपिटल पर मिलता रहेगा और साथ में आप एफडी के रिटर्न्स भी आपको मिलते रहेंगे, जो पैसा आपने एफडी में रखा है। और जैसे जैसे स्टॉक्स गिरता है, विथ एवरी 5% 10% फॉल, आप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहिए। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना पाएंगे और आपके अच्छे प्राइस भी, आपका जो एक्विजिशन प्राइस है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। लेकिन जब आप ये रूल को आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पर ही ये फॉर्मूला चलाना है। दूसरा कि आपको ऐसी कंपनीज को पिक करना है जिसके ऊपर जो है डेट, कर्जा जो है काफी कम हो, मैनेजेबल हो। तीसरा ये कि आप सिर्फ ये लार्ज कैप और क्वालिटी मिड कैप्स में ही ये फॉर्मूले को लगाएं। और चौथा, आपको इस बात के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए, जैसा कि मैं बार बार वीडियो में आपको बताता हूं, कि स्टॉक जो है, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो 50 to 60% तक गिर सकते हैं। तो आप जब एक्यूमुलेट कर रहे हैं विथ एवरी फॉल, तो आप ये ध्यान में रखें कि आप उसे 50-60% फॉल तक एक्यूमुलेट करने को तैयार रहें। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो जो है एक अच्छे प्राइस पर आपको मिलेगा, और फ्यूचर में हो सकता है नियर टाइम में गिरावट हो जाए, आपका पोर्टफोलियो फिर लॉस में ही चलता रहे, लेकिन रिकवरी तो मार्केट में होनी है, इकोनॉमी में होनी है, ये तो साइकिल का खेल है। तो जब रिकवरी होगी, चूंकि आपका एक्विजिशन प्राइस बहुत चीप रहेगा, तो आप काफ़ी अच्छे प्राइस पर खरीदे होंगे, और उसका फ़ायदा जब वापस से बुल रन आएगा तो आपको जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। तीसरी चीज आपको यह करनी है कि आप जब स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं तो इंडेक्स पर उतना ध्यान मत देखिए। देखिए, इंडेक्स जो है मैनेज किया जाता है, और इंडेक्स का नेचर ही ऐसा होता है कि उसमें जो है क्वालिटी स्टॉक्स ऐड होते रहते हैं और बुरे स्टॉक्स निकलते रहते हैं। तो इंडेक्स जैसे आज के दौर में आप देखिए तो इंडेक्स तो जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, 10-12% गिरा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को आप देखिए उसमें 20-30-40% 50% तक की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और आप सिर्फ इंडेक्स को देखकर मत खुश होइए कि अरे इंडेक्स तो नहीं गिरा है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। तो इंडेक्स से आप एक जनरल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी का पी मल्टीपल कितना हाई है या कितना लो है। उसके बेसिस पर जरूर उस इनपुट को अपने डिसीजन पे रखिए, लेकिन ज़्यादा फोकस अपने स्टॉक के वैल्यूएशन पर रखिए। और जो स्टॉक्स निफ्टी के कंपैरिजन में कम गिरे हैं वो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, और जो स्टॉक्स निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरे हैं वो वीक स्टॉक्स हैं। और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी कुछ टाइम पहले बनाया था, आप उसे जाकर रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।